Hello everyone, welcome to Let's Pass. I'm Vernika and we are going to do today Natural School, which is the last school of jurisprudence. तो start करते हैं without wasting any time. ये सिर्फ एक introductory है, बाकी डिटेल में you will see it in the next slides. तो जो इसके मेन ज्यूरिट्स हैं वो कौन है? एरिस्टोटल, स्टोइक्स, ग्रोशियस, हॉब्स, सिसेरो, लॉक, रूसो. सो ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारे ज्यूरिट्स मिलेंगे आपको क्योंकि नेचुरल स्कूल के 4 स्टेजेस हैं. तो नेचुरल स्कूल मानता क्या है? नेचुरल स्कूल मानता है मॉरल लॉ को, डिवाइन लॉ को, लॉ ऑफ गॉड को और लॉ ऑफ रीजन को. तो ये नेचुरल स्कूल है. और जो इसकी दूसरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये एटर्नल है और इम्यूटेबल है. जो इसकी थ्योरीज है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है एंशिएंट जो कि ग्रीस और रोमन में है, फिर है मेडिएवल, फिर है रेनेसेंस एंड फिर है मॉडर्न जो हमारी 19th और 20th सेंचुरी है. मीडिएवल है 10th से 12th सेंचुरी और फिर रेनेसेंस है हमारा 13 से 14 से 18th सेंचुरी और उसके बाद से हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाता है. ये बेस्ड है, नेचुरल स्कूल बेस्ड है प्रायोरी इंफॉर्मेशन पे और पोस्ट प्रायोरी पे नहीं है. तो ये सब क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी क्योंकि ये ज्यूरिस्ट के थ्योरी में कवर हो जाएंगे ये टर्म्स. और थोड़ा सा बस यहाँ पे एरिस्टोटल ने लॉ को बताया है, दैट इस स्कूल को बताया दैट इज द रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर्स. सिस्रो बोलता है ट्रू लॉ इज राइट रीजन इन अग्रीमेंट विद नेचर, नेचर के अग्रीमेंट में होती है. ग्रोशियस नेचुरल लॉ नॉट ओनली बेस्ड ऑन रीजन बट राइट रीजन, सिर्फ रीजन नहीं वो एक सही रीजन होना चाहिए. हॉब्स सेल्फ प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल एंड प्रॉपर्टी, मतलब कि लोगों अपना पर्सनल और अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लोगों ने ये रीजन निकाला कि लॉ को बनाना चाहिए अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व रखने के लिए. और सैलमन बोलते हैं कि नेचुरल मॉरल लॉ मींस द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट्स एंड रॉन्ग. तो अब ये नेचुरल चीज है क्या? तो ये जो नेचुरलिटी है ना, ये है जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स. मान लो एक तो भगवान भगवान की लॉ है और दूसरा जो हमारे अंदर मोरालिटी है. तो भगवान की लॉ इज काइंड ऑफ डिवाइन लॉ ओनली. तो ये सब कुछ नेचुरल राइट्स है. अब हम आते हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट पीरियड से. सो दिस इज द एंशिएंट पीरियड. एंशिएंट पीरियड है ग्रीस और रोम में. तो ये था अराउंड 2500 एंड 200 years बैक. जो मेन प्रोपेगेंड्स हैं वो है प्लेटो, Aristotle, Socrates, Plato, Aristotle, Zeno, and Cicero. So Socrates, Plato, Aristotle are from Greece, and Zeno and Cicero they are from Rome. तो हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो से. अभी बिफोर मूविंग टू ज्यूरिट्स मैं आपको ये बता देती हूँ, मैं बताना भूली कि एक्चुअली मीनिंग क्या होता है ए प्रायोरी और ए प्रायोरी से मीनिंग क्या है स्कूल का. तो इसका मतलब होता है कि नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस. यानी कि आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है लॉ बनाने के लिए. तो और जो यहाँ पे इम्यूटेबल और एटर्नल का मतलब है जो कि कभी चेंज नहीं हो सके, मतलब एक डिवाइन, एक ऐसी नेचुरल लॉ है जो कि कभी चेंज नहीं होगी. चाहे सोसाइटी चेंज हो जाए, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए, आपके बिलीव्स चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, लेकिन ये जो लॉ है इम्यूटेबल और एटर्नल ही रहेगी. और दूसरा प्रायोरी इंफॉर्मेशन है, पोस्ट प्रायोरी नहीं है. इसका मतलब यही हुआ कि ये जो लॉ कभी चेंज नहीं होती है. इसका मतलब ये है कि कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. पोस्ट प्रायोरी में आपको एक एम्पेरिकल नॉलेज की जरूरत होती है. आप रिसर्च करते हो, आप देखते हो, तब तो आप लॉ बना सकते हो. अगर सोसाइटी इवॉल्व हो रही है आप उस हिसाब से लॉ बना सकते हो. लेकिन इसमें किसी बेसिक इंफॉर्मेशन, पास्ट, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. एक लॉ है, एक भगवान की लॉ है, एक भगवान की देन है और वही सच है. दैट इज द परमानेंट ट्रूथ दैट विल नेवर चेंज. तो ये हो गया हमारा दोनों वर्ड्स का मीनिंग. अब हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल से. मैं ये बता दूं कि ये जो सोक्रेटिस थे ये हाँ, जो सोक्रेटिस थे वो प्लेटो के गुरु थे और जो प्लाटो थे वो एरिस्टोटल के गुरु थे और जो एरिस्टोटल थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के गुरु थे. तो बेसिकली तो एरिस्टोटल फिलोसफर नहीं थे तो इसीलिए उनकी यहाँ पे जरूरत नहीं है. सॉरी, अलेक्जेंडर ही वाज नॉट द फिलोसफर सो देयरफॉर ही इज नॉट नीडेड हियर. सो
ये इन तीनों की लाइन है, फैमिली लाइन है। ये सब एक एक दूसरे के प्यूपिल और गुरु हैं। तो सॉक्रेट्स क्या क्या कहते थे? सॉक्रेट्स ने डिफाइन किया था वर्च्यू। उन्होंने वर्च्यू बोला था क्योंकि नेचुरल स्कूल इज ऑल अबाउट डिवाइन लॉ एंड अ वॉइस फ्रॉम इनसाइड विच इज कमिंग नेचुरली। तो किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने वर्च्यू में क्या डिफाइन किया? उन्होंने बोला कि बेसिकली विद वर्च्यू इज व्हाट इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड, कि कुछ अच्छा। और ये जो वर्चू है सॉक्रेट के हिसाब से हर किसी में, एवरी मैन पोसेस दिस वर्च्यू एंड टू विच ही कैन क्रिटिकली इवेल्युएट द पॉजिटिव लॉ। तो दिस व्हाट इज दिस पॉजिटिव लॉ हियर? तो पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है मैन मेड लॉ। So what he's saying that everyone possess virtue according to which he can critically evaluate the positive law। जो लॉ इंसान ने बनाई है, हर किसी के पास वो वर्च्यू है कि वो उसको क्रिटिकली इवेल्युएट कर सके। इस मेथड को सॉक्रेटिक मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में सॉक्रेट्स ने बताया कि लॉजिक क्या होता है और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है। बेसिकली ये आप समझ लो कि सॉक्रेट ने ये समझाया, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीजें नहीं थी और ये बहुत ही एक न्यू चीज थी जो ये सॉक्रेट ने दी थी अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि उस टाइम पे नेचुरल लॉ थी, चल रही थी, तो लोग ज्यादा भगवान को, इन सब चीजों को क्वेश्चन नहीं करते थे। तो इन्होंने सिखाया हाउ टू फाइंड द लूप होल्स इन द थ्योरीज, कैसे कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक थी ना, फाइंडिंग होल्स अपनी थ्योरी में और फिर उसको ठीक करना, तो ये चीज उस टाइम लोगों को समझ में नहीं आई। ये जो सॉक्रेटिक मेथड है, पीपल didn't understand it, and then in 399 BC therefore he was put on a trial and he was executed for corrupting the young and believing in strange gods। तो उनको मौत की सजा दे दी थी। सो दिस इज अबाउट सॉक्रेट्स। और फिर अब हम आते हैं प्लेटो पे। तो जो प्लेटो है, इन्होंने रिटन थ्योरीज भी दी और ये सॉक्रेटिस की ही कुछ थिंकिंग को आगे लेके गए। और जितनी भी तो सॉक्रेट्स की जितनी भी सीख थी, जो भी था, वो सब कुछ ओरल था। तो उनमें से कुछ चीजें प्लेटो थे जिन्होंने उसको रिटन में किया। तो सॉक्रेटिस का कुछ कोई भी थ्योरी और कोई भी थिंकिंग रिटन में नहीं है। सॉक्रेट्स यही आते हैं प्लेटो पे। So what did Plato give us? He gave us the doctrine of forms. This doctrine of form is also called idealism. Now why is it called idealism? Because ये forms क्या है? ये जो forms है ना, इनका मीनिंग है ट्रांसेंडेड आर्किटाइप्स। अब ये ट्रांसेंडेड आर्किटाइप्स क्या होता है? तो इसका मीनिंग बेसिकली हिंदी में होता है एक मूल रूप, आदर्श। मतलब एक बियॉन्ड ट्रांसेंडेंट, तो आपको पता ही है, एकदम बियॉन्ड जाना, मतलब एक बहुत ही आदर्शवादी टाइप की चीज। तो वो चीजें क्या होती हैं, आपको एग्जांपल समझ में आएंगी कि गुडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी। तो ये सारे वो ट्रांसेंडेंट आर्chetypes हैं। तो उन्होंने बोला था प्लेटो ने कि ये जो फॉर्म्स है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन माइंड, इंडिपेंडेंटली ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये चीजें हैं, अच्छाई इस दुनिया में है, सच्चाई इस दुनिया में है, ऑनेस्टी इस दुनिया में है, कहीं पे एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली। और इसको आइडियलिज्म बोला जाता है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स है जो कि ट्रांसेंडेंट आर्chetypes है, और वो ट्रांसेंडेंट आर्chetypes हैं गुडनेस, वर्च्यू, ऑनेस्टी एंड फॉर्म्स। और ये सब इंडिपेंडेंटली कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आइडियलिज्म भी बोला जाता है। तो ये जो है ना, फॉर प्लेटो, जो फॉर्म्स ऑफ गुडनेस, वर्च्यू, एटर्निटी, तो ये एटर्नल है, इम्यूटेबल है, जैसे कि सॉक्रेट्स ने बोला था। एंड दे आर गिवन टू ऑल मैन इन इक्वल मेजर सो दैट मैन कैन हैव अ सेंस ऑफ जस्टिस। और ये मैन को दिए जाते हैं। अब दिए जाते का क्या मतलब है? मतलब कि ये, अब कोई आदमी है, अब दो लोग हैं, अब आप यही चाहोगे ना कि कोई अगर आपने किसी कोई क्वेश्चन पूछा या कुछ भी हुआ, तो वो आपको उस क्वेश्चन का जवाब ऑनेस्टी के साथ, सिंसियरिटी के साथ और सच दे। तो बस यही वो फॉर्म्स है कि ऐसा होता है। और कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, तो आप इनकी बुक्स याद रखना, द रिपब्लिक, अपोलॉजी, द सिंपोजियम और द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सॉक्रेट्स। तो सॉक्रेट्स ने तो कोई बुक लिख नहीं पाए थे,
तो all these books are, these 4 books are written by Plato. तो आप ये याद रखना। अब हम आते हैं एरिस्टोटल पे। तो प्लेटो एरिस्टोटल के गुरु थे। लेट्स सी एरिस्टोटल ने क्या बोला। तो एरिस्टोटल ऑब्वियसली प्लेटो को लेकर आगे गए, बट यू नो व्हाट ही डिड, ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ फॉर्म्स। He believed in doctrine of form, but what notion he rejected? He rejected that forms exist independently of things. As per Aristotle, law जो forms हैं, they are dependent. They are not independent. So how are they dependent? They are उनके हिसाब से एक सब्सटेंशियल फॉर्म है, कोई भी सब्सटेंशियल फॉर्म है, इज अ काइंड दैट इज एट्रीब्यूटेड टू अ थिंग, वो किसी चीज से निकल रही है, विदाउट विच दैट थिंग वुड बी ऑफ अ डिफरेंट काइंड और वुड सीज टू एग्जिस्ट टुगेदर। तो फॉर्म्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एज पर एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने तो बेसिकली ये इसी चीज को बोलते हैं रीजनिंग, कि वो मतलब फॉर्म्स किसी चीज पे डिपेंडेंट है, कोई रीजन है उसका। तो यहीं से ये रीजनिंग थ्योरी निकल के आई है। तो वो एरिस्टोटल ही थे और वो प्लेटो नहीं थे हु फाउंडेड नेचुरल लॉ ऑन रीजन। यहाँ पे तो इन्होंने ये इसीलिए इन्होंने बोला कि जो फॉर्म्स हैं दे डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, ऐसे कुछ भी अपने आप इंडिपेंडेंटली नहीं हो रहा है, इट इज डिपेंडेंट। और देन ही आल्सो दैट लॉ इज ईदर यूनिवर्सल, या तो यूनिवर्सल भी हो सकती है, स्पेशल भी हो सकती है, परफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन इट इज इनहेरेंट इन नेचर ऑफ मैन और इट इज इम्यूटेबल एंड इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। इन्होंने ये भी बोला कि जो लॉ है वो उसका उसका भी ग्रोथ होगा। अभी तक सॉक्रेट्स क्या बोल रहे थे कि चाहे दुनिया चेंज हो जाए लॉ वही रहेगी। तो इनका थोड़ा सा वो आया टिल्ट। एंड ही आल्सो दैट द परफेक्ट लॉ इज इनहेरेंट इन नेचर ऑफ अ मैन। जो परफेक्ट लॉ होती है ना वो नेचर में है मैन के, और वो इम्यूटेबल है। तो बस यही है। और ही जो इनकी डेफिनेशन है नेचुरल लॉ की, वो मैं यहाँ पे लिखी नहीं है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इनकी डेफिनेशन है नेचुरल लॉ की, देखना, रीजन unaffected by desires। तो ये रीजंस कैसे हैं? उन रीजंस पे कोई डिजायर नहीं है, मतलब कि ये भी एकदम प्योर हैं और नेचुरल है। तो ये उस टाइप के रीजन है। तो ये हो गए हमारे एरिस्टोटल। अब इन माय नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा ग्रीस का पीरियड था। अब इसके बाद जीनो और जो सिसेरो हैं ये रोम के ज्यूरिस हैं। सो बोथ दीज ज्यूरिस आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन drop a message. Thank you.